हेलो एवरीवन, नमस्कार। देखिए, ये जो लेक्चर है आप लोगों ने इस लेक्चर को सिर्फ सुनना है। इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ के फॉर्म पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसका पूरा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। देखिए, आज हम लोगों ने पढ़ना है भारत की मृदाएं। इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी लेक्चर्स हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे को इंडियन ज्योग्राफी करके आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी, और उस प्लेलिस्ट में आपको इससे पहले के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। देखिए, आज भारत की मृदाओं के बारे में समझना है। तो देखिए, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनता है भारत की मृदाओं से, वो किस तरीके से क्वेश्चन बनता है और हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़नी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भारत की जो मृदाएं हैं वो किस तरीके की हैं, ठीक है। फिर किस जगह में कौन सी मृदा पाई जाती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि इस सेक्शन से किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये है क्वेश्चन। इन इनमें से मृदा किसके मिश्रण से बनती है, ठीक है। आप लोगों को 1 2 3 4 5 करके पांच चीजें दे रखी हैं। देखिए, ह्यूमस, कण, जल, गैस और खनिज। तो आप लोगों ने बताना है कि कौन कौन सी चीजों से मिलके मृदा का निर्माण होता है। केवल 2 और 5, 1 2 और 5, 3 और 4, 1 2 3 4 और 5। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे को आपको कंफ्यूजन हो, आप एक चीज हमेशा याद रखना कि देखिए, अगर आपको मिट्टी कैसे बनती है इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करिए, हमेशा उस ऑप्शन के साथ जाइए जिसमें ये सारी चीजें हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। क्यों? क्योंकि देखो, हमारे पास पूरी नॉलेज नहीं है। मान लीजिए कि मृदा किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, तो मे भी हो सकता है कि वो जल, कण, गैस सब चीज़ों से मिलकर बनती होगी, ठीक है। तो ऐसे में ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए तो कंफ्यूज इसमें हो गए। देखिए, आप लोगों को पता है कि कण तो होगा ही होगा मृदा में, ठीक है। ह्यूमस होगा और खनिज भी होगा। कन्फ्यूजन होगा तो इस गैस में कन्फ्यूजन होगा और जल में कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। और वैसे तो जल भी होता ही है, मिट्टी में नमी होती है, ठीक। तो इस गैस में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि मिट्टी क्या गैस से मिलकर बनती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में फिर ऑल ऑफ द अबव ये सारी चीजें हम लोगों ने करनी पड़ती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि मृदा जो है वो इन सारी चीजों से मिलके क्या होती है, बनती है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज कि जो मृदा है उसकी उत्पत्ति सोलम शब्द से होती है। ये जो सोलम है, ये सोलम क्या है, एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। और सोलम शब्द से क्या होती है, ये मृदा शब्द की उत्पत्ति होती है। और ये जो मृदा है, मृदा क्या होती है, सारी चीज़ों से मिलकर बनेगी। देखिए, उसमें ह्यूमस भी होगा, उसमें बारीक कण भी होंगे, जल भी होगा, गैस भी होगी और खनिज भी होंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम लोग ने एक एक करके आय को पढ़ते जानी है। देखिए, सबसे पहले देखिए, कलिलीय मृतिका यानी कि कोलॉइडल क्ले क्या होती है, उस चीज को देखिए। देखिए, जो कोलॉइडल क्ले है वो क्या होता है, मृदा के सबसे बारीक बारीक कण होते हैं। बोलने का मतलब मिट्टी के जो सबसे बारीक कण होते हैं उसको क्या बोला जाता है, सबसे बारीक कणों को कोलॉइडल क्ले बोला जाता है। देखिए, ये किस तरीके से होते हैं उसके उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। क्योंकि ये जो कण होते हैं ना, मिट्टी के जो कण होते हैं, इन्हीं कणों के आधार पर मिट्टी को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। किस तरीके से बांटा जाता है उस चीज को देखना। देखो, ये है आकार के आधार पर जो मिट्टी है वो 5 तरीके की होती है। कौन कौन सी? पंख, पंख यानी कि इसको क्या बोला जाता है, मड बोला जाता है, ठीक है। चीका, गाद, रेत और बजरी। तो ये जो वर्ड है इनके इंग्लिश में मीनिंग है, चीका होता है क्ले, CLAY, क्ले, ठीक है। गाद,
गाद क्या होता है? ये होता है सिल्ट, SILT। रेत ये क्या होता है? सैंड। और बजरी क्या होती है? ग्रेवल। ठीक है। तो कणों के आधार पे क्या होता है? कितने टाइप की होती है? पंख, चीका, गाद, रेत और बजरी। बोलने का मतलब ये है क्या? कण है, बस इनका जो आकार होता है वो अलग अलग होता है, इनका जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। तो उससे ये क्या होती है? अलग अलग टाइप से पढ़ी जाती है। देखिए किस तरीके से होता है उसको देखिए। देखिए ये है आप लोगों का क्या? मड, यानी कि जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था क्या? पंख। इसको क्या बोला जाता है? पंख। पंख मीन्स कीचड़। ये आप लोगों ने देखा होगा एकदम पूरा कीचड़ टाइप का हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है? मड बोला जाता है। ये क्या है? ये है क्ले, जो नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं? मिट्टी बोलते हैं ना, जैसे जिसके घड़े बनते हैं, बर्तन बनते हैं, वो जो मिट्टी होती है वो यही होती है। इसको क्या बोला जाता है? नॉर्मली इसको क्ले बोला जाएगा। तो बेसिकली जो मिट्टी होती है, मिट्टी यही होती है। इसी मिट्टी का क्या होता है? यूज होता है। अब बताइए कीचड़ का यूज आप कहाँ पे को कर लेंगे? क्या इसके बर्तन बना देंगे? नहीं बन सकते, उसके लिए मिट्टी की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, ताकि आप अपने अनुसार उसमें पानी डाल के उसको गीला करके उसको आकार में ढाल सकें। कीचड़ तो पहले से गीला है, उससे बर्तन कैसे बन जाएंगे? देखिए ये है आप लोगों का क्या? तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या था? गाद, यानी कि सिल्ट। ठीक है, ये क्या है? गाद, यानी कि क्या है? सिल्ट है। ये है रेत, ये सिल्ट है। ये है रेत, यानी कि सैंड। वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में रेत होती है, वो इस तरीके से। ये है आप लोगों का क्या? ग्रेवल। आप बोलते हैं ना, रोड़ी बजरी बोलते हैं ना, ठीक है, वही चीज है ये। बस इसको क्या होता है? इसको और छोटे आकार में तोड़ के, ठीक है, रेता बजरी ये सारी चीजें बनाई जाती है। तो बेसिकली इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? रोड़ी बोलते हैं, रोड़ी या फिर रोड़ा, इस तरीके से। ठीक है, अब अलग अलग जगह में उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो 5 तरीके की क्या होती है? मिट्टी होती है। अब देखिए ये मत बोलना कि ये तो पत्थर है, ये मिट्टी नहीं है। भाई देखो, मिट्टी किससे बनेगी? मिट्टी पत्थर से ही तो बनेगी। ठीक है, अब कंफ्यूज मत करना कि पत्थर से मिट्टी कैसे बन जाएगी। देखो क्या होता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे क्या होता है, ये नदी बह रही है, ठीक है। अब नदियों में क्या होती हैं? बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। अब ये जो पानी होगा, ये पानी क्या करता है कि इन चट्टानों को, ठीक है, ये पानी क्या करेगा? ये जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों से हमेशा ये पानी टकराता रहता है। जैसे इसमें दिख रहा है कि चट्टानों से पानी टकरा रहा है। अब जब पानी टकराता रहेगा तो वो पानी क्या करेगा? इन चट्टानों को तोड़ता जाएगा। अब पानी जैसे जैसे इन चट्टानों को तोड़ता जाएगा, तो अब ये चट्टानें कैसे टूटेंगी? देखो, हो सकता है कि ये चट्टानें ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और क्या होता है? स्थिति के आधार पे कि ये पत्थर किस तरीके से पड़ा है, पानी का फोर्स कितना है, ठीक है, किस गति से पानी बह रहा है, उन सारी चीज़ों पे निर्भर करेगा। तापमान पे, टेम्परेचर पे, ये सारी चीज़ों पे क्या होगा? निर्भर करेगा कि ये पत्थर टूटेगा किस तरीके से। अब कभी कभार देखा होगा आप लोगों ने कि एक नदी है, ठीक है, एक मान लीजिए पत्थर है, एक नदी बहते आ रही है। अब ये जो नदी बह रही है, ठीक है, इसका जो पानी होगा पत्थर के किनारे किनारे से इस तरीके से चले जाएगा, कभी पत्थर के ऊपर से भी जाएगा, इस तरीके से। अब मान लीजिए पानी की रफ्तार जो है वो थोड़ी कम है, तो ये पानी की रफ्तार कम होने की वजह से क्या करेगा? पानी इससे रगड़ खाता हुआ जाएगा। ठीक है, पानी क्या होगा? रगड़ता हुआ इससे जाएगा। तो पानी इसको एकदम बारीक कणों में तोड़ता जाएगा। ठीक है, एकदम बारीक कणों में क्या होगा? पानी इसको तोड़ता जाएगा। तो बारीक कणों में टूटने से ये जो पत्थर होगा ना, वो एकदम क्या हो जाएगा? स्लिपी हो जाएगा। बोलने का मतलब एकदम चिकना हो जाएगा। ये पत्थर क्या हो जाएगा? एकदम चिकना हो जाएगा। और बारीक कण टूटते जाएंगे तो वो बहुत ही महीन और बारीक कण बन के क्या बन जाती है? मिट्टी बन जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा नदियों में ये जो पत्थर है, देखिए ये पत्थर देखिए कि पानी की रफ्तार कम है, तो इन पत्थर, पहले ये पत्थर क्या होंगे? बड़े बड़े हिस्सों में टूटे होंगे।
और ये इतने चिकने नहीं होंगे, मीन्स कि इतने स्लीपी ये पत्थर नहीं होंगे। ये दरअसल क्या होंगे, कहीं पे को कोई नुकीला पत्थर होगा, कहीं पे को कैसा होगा, बट एक जगह में आके ये इकट्ठा हो गया और पानी बहता रहा और बहुत लंबे टाइम तक पानी बहता रहा, तो पानी क्या होगा, इनको बारीक कणों में तोड़ता गया, रगड़ खाता हुआ जाएगा और ये जो पत्थर होंगे ये पत्थर एकदम क्या होते जाएंगे, चिकने होते जाएंगे। ठीक है, और जो बारीक कण होंगे वो पानी के साथ बह के आगे को निकलते जाएंगे और एक जगह पे को आके वो बारीक कण इकट्ठा होने लग जाएंगे, तो वहां पे को क्या बननी शुरू हो जाएगी, मिट्टी बननी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, मिट्टी का कुछ इस तरीके से क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, तो देखिए फर्स्ट थिंग इसमें क्या थी, कोलाइडल क्ले, यानी कि मृदा के जो सबसे बारीक कण होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कोलाइडल क्ले बोला जाता है। अब आकार के आधार पे 5 तरीके की होती है, पंख, चीका, गाद, रेत और बजरी, यानी कि मड, क्ले, सिल्ट, सैंड और ग्रेवल। फिर उसके बाद देखिए देखिए ह्यूमस क्या होता है उसको समझिए एक बार। देखिए जो सबसे अंतिम कार्बनिक पदार्थ होता है किसका, मृत वनस्पतियों और जीवों के सड़े गले भागों का। बोलने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई जंगल है, जंगल में कोई जानवर मर गया, ठीक है, अब जंगल में अगर कोई जानवर मर जाता है तो एक टाइम बाद ये जानवर क्या होगा, सड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है जंगल में, वो टूट के गिर गया, तो अब ये जो पेड़ टूट के गिरेगा तो एक वक्त बाद ये पेड़ क्या होगा, सड़ना शुरू हो जाएगा। तो इन सबके सड़ने से जो अंतिम कार्बनिक पदार्थ बनता है उसको क्या बोला जाता है, ह्यूमस बोला जाता है। और ये जो ह्यूमस है, देखिए यहाँ पे को कहीं पे को, चलिए ह्यूमस इसमें दिखाया नहीं है मैंने, ये जो ह्यूमस है, ठीक है, ये ह्यूमस अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। अब क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये आप लोगों को आगे को पता चलता जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखना ह्यूमस होता क्या है, कि जो अंतिम कार्बनिक पदार्थ होता है किसका, मरे हुए वनस्पतियों का, जीवों का, उनके सड़ के गलने से, उनके अपघटन होने से जो अंतिम कार्बनिक पदार्थ बनेगा वो क्या बनेगा, ह्यूमस बनेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई जानवर मर गया, मरने के बाद उसकी बॉडी क्या होगी, सड़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे जीव जो, ठीक है, पैरासाइट्स वगैरह जो होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, ये सब क्या करेंगे, इसका अपघटन करना शुरू करेंगे। बोलने का मतलब इसको खाना शुरू करेंगे। ठीक है, बोलते हैं ना डेड बॉडी है, मर गई तो फिर उसमें कीड़े पड़ने लग जाते हैं, तो वो कीड़े क्या करेंगे कि इनका अपघटन करना स्टार्ट करेंगे। तो अपघटन करने के बाद जो अंतिम कार्बनिक पदार्थ बनेगा उसको क्या बोला जाता है, ह्यूमस बोला जाता है। अब ये जो ह्यूमस है, ये ह्यूमस मिट्टी के लिए जरूरी भी होती है। क्यों, क्योंकि देखो जो उपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ है ये, जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस कितना होना चाहिए, 5 से 10% होना चाहिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे भी ये पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, कि उपजाऊ मृदा में ह्यूमस कितना होना चाहिए, 5 से 10% होना चाहिए। अब देखो ह्यूमस मृदा में क्या होता है, नमी धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है। बोलने का मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो पतझड़ वन होते हैं, अब ये पतझड़ वन क्या करते हैं कि एक मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो अब जब ये पत्तियां जमीन पे गिर जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से पत्तियां क्या होगी, खूब सारी पत्तियां जमीन पे गिर जाती हैं। तो पत्तियां जब जमीन पे गिर जाती हैं तो क्या होता है, इस जमीन के अंदर जो पानी होता है, जो जल की मात्रा होती है, अब ये पानी ऊपर को नहीं आ पाएगा। मीन्स कि जैसे ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ी तो ये पानी भाप बन के ऊपर को उठेगा। अब ये पेड़ पौधे क्या होते हैं, इतने चालाक होते हैं कि जैसे एक मान लीजिए यहाँ पे कोई पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ क्या करेगा, अपनी पत्तियां गिरा देगा, तो इस पेड़ के नीचे बहुत सारी पत्तियां होंगी। चलो एक काम करते हैं, पत्तियों को हरे से दिखाते हैं। ठीक है, इस पेड़ के यहाँ पे क्या होंगी, बहुत सारी पत्तियां होंगी। तो क्या होगा, सूरज की रोशनी पड़ने पे ये जो जमीन के अंदर पानी है वो ऊपर नहीं आ पाएगा और पानी नीचे सुरक्षित रह जाएगा। और पानी अगर सुरक्षित है तो ये पेड़ क्या करेगा, उस पानी से, ठीक है, अपना गुजारा कर लेगा।
बोलने का मतलब पानी भाप बन के ऊपर को ना उड़े, इसलिए ये पेड़ क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये पेड़ क्या होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमस जो है वो क्या करता है, अब यही पत्ते जो हैं वो जब सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ह्यूमस बन जाएगा। तो इसलिए ह्यूमस क्या करता है, देखो मृदा में नमी धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है। ह्यूमस जितना ज्यादा होगा उस जमीन में नमी उतनी ज्यादा होगी। आप कभी किसी घने जंगल में जाना जहां सूरज की रोशनी कम पड़ती है, सूरज की रोशनी नहीं पड़ पाती, वहां जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो जमीन में गिर जाती है, गिरने के बाद सड़ जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा उन जगह में हमेशा एक नमी बनी रहती है, ठीक है। तो ह्यूमस क्या करता है, मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। अगला पॉइंट देखो, ह्यूमस की मात्रा मृदा के रंग को भी प्रभावित करती है। बोलने का मतलब मिट्टी का कलर कैसा होगा, काफी हद तक ये किस पे डिपेंड करता है, ह्यूमस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता है कि ज्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म पे पूछे जाते हैं, कथन के फॉर्म पे, ठीक है। तो वहां इस टाइप के कथन बन सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कथन दे दिया, ह्यूमस मृदा के रंग को प्रभावित नहीं करता, फिर पूछ लेगा कि ये कथन सही है या फिर गलत है। तो इस टाइप की चीजें आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो ह्यूमस क्या है, एक तो मृदा में नमी धारण करने की क्षमता को बढ़ाएगा, दूसरा क्या करेगा, जो मिट्टी है उसके कलर को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा, ठीक है। अब देखो मिट्टी में मौजूद ह्यूमस और सूक्ष्म जीव गुणवत्ता तय करते हैं। बोलने का मतलब मिट्टी की जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, वो किससे तय होती है कि उसमें ह्यूमस कितना है, ठीक है। उसमें जो सूक्ष्म जीव है, यानी कि जो बैक्टीरियाज वगैरह, फंगस वगैरह, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, वो किस तरीके की है, तो उनसे मिट्टी की क्या होती है, गुणवत्ता तय होती है। देखिए मिट्टी क्या होती है, जो ह्यूमस वगैरह होता है उसकी वजह से क्या होती है, मिट्टी छिद्रपूर्ण हो जाती है। बोलने का मतलब कुछ इस तरीके से हो जाता है। देखिए जैसे ये एक परत है, ठीक है, इस परत में ये मिट्टी है, इसके नीचे को जो भी होगी मिट्टी होगी, ठीक है। अब ये क्या होती है, ये जो ऊपर की परत है छिद्रपूर्ण हो जाएगी, इसमें छेद छेद बन जाएंगे, दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ऊपर की सरफेस है, अब इसमें क्या हो गया, ऐसे छिद्र टाइप के बन गए, मिट्टी क्या हो जाएगी, छिद्रपूर्ण हो जाएगी। तो अब छिद्रपूर्ण अगर मिट्टी हो गई तो ऊपर से क्या होगा, जब बारिश वगैरह होगी, पानी वगैरह, ठीक है, पानी वगैरह गिरेगा, तो इन छेदों के जरिए वो पानी क्या होगा, नीचे तक पहुंच जाएगा। इस तरीके से पानी क्या हो जाएगा, नीचे तक पहुंच जाएगा, मीन्स की जमीन के अंदर तक क्या होगा, पानी पहुंच जाएगा, ठीक। अब उसके बाद आता है चिकनी मिट्टी, कि चिकनी मिट्टी क्या होती है। देखो जब कण क्या होते हैं, मिट्टी के जो कण हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत बारीक हो जाते हैं, बहुत पतले कण हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि अगर पानी क्या है, ठीक है, बहुत स्लोली जाएगा, तो इन पत्थरों से रगड़ खाता हुआ जाएगा और इन पत्थरों को बारीक कणों में तोड़ता हुआ जाएगा। तो मिट्टी जब क्या होती है बारीक, मिट्टी के कण जब बारीक हो जाते हैं तो उनमें जल ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जितना बारीक होगा, ऑब्वियस सी बात है, जितने मोटे कण होंगे। अब इसमें देखिए आप एक बार बताइए, अगर मैं पानी डालूंगा, ठीक है, ये क्ले वाले में देखना, इसके ऊपर अगर मैं पानी डालूंगा और इनके ऊपर अगर मैं पानी डालूंगा, तो पानी किस में ज्यादा देर टिकेगा, ऑब्वियस सी बात है इस मिट्टी में ज्यादा देर टिकेगा, क्योंकि ये एकदम बारीक कणों से मिलके बनी है। अब ये कण तो इतने बड़े बड़े हैं कि मैं पानी डालूंगा भी तो मेरे हाथ से ऐसे नीचे छिड़ जाएगा पानी, इन कणों से होता हुआ नीचे को छिड़ जाएगा पानी। बट इसमें क्या होगा, ये मिट्टी गीली हो जाएगी, कुछ पानी ये मिट्टी सोख लेगी, तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी और नरम हो जाएगी। तो बोलने का मतलब ये मिट्टी क्या करेगी, पानी को सोख लेगी। तो बारीक, जितने बारीक कणों से मिट्टी बनी होगी, वो मिट्टी क्या होती है, उतनी चिकनी हो जाती है और उतना ज्यादा जल क्या करती है, ग्रहण कर लेती है। और जितने मोटे कणों से मिट्टी बनी होगी, ठीक है, उसमें उतना गैप होगा, गैप होने की वजह से पानी क्या हो जाएगा, छिड़ जाएगा।
तो चिकनी मिट्टी किसको बोलते हैं? चिकनी मिट्टी में यही होता है, जो कण होते हैं ना वो बहुत बारीक होते हैं, तो जिससे मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। रेतीली मृदा क्या होती है, इसमें कणों का आकार बढ़ जाता है, तो जल ग्रहण क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। बोलने का मतलब पानी जो होगा वो क्या होगा, छिड़ जाएगा नीचे नीचे, ठीक है। अब दोमट मिट्टी क्या होती है? देखो दोमट मिट्टी जैसे रेत हो गया, सिल्ट हो गया और चीका हो गया, इन तीन कणों से मिलके क्या होता है, इन तीन कणों के अनुपात से मिलके दोमट मिट्टी बनती है। अब दोमट मिट्टी जो होती है उसमें क्या होता है, देखो जितना पानी छिड़ना चाहिए जमीन के अंदर उतना पानी तो जमीन के अंदर चले जाएगा, और जितना मिट्टी में रुकना चाहिए उतना पानी मिट्टी में रुक जाएगा। बोलने का मतलब अगर खाली मोटे कण है, ठीक है, मोटे कण है जैसे रोड़ी बजरी है, तो उसमें तो पूरा पानी छिड़ जाएगा, और बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है तो उसमें पूरा पानी जमा हो जाएगा। बट दोमट मिट्टी में क्या होता है, कुछ पानी छिड़ जाता है और कुछ पानी जमा रहता है। तो ऐसी जो मिट्टी होती है जिसमें कुछ पानी छिड़ जाएगा और कुछ पानी क्या होगा, उसमें जमा रहेगा, ऐसी मिट्टी सबसे बेस्ट होती है किसके लिए, ठीक है, खेती करने के लिए। तो देखिए अगर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए इस टाइप का स्टेटमेंट आ जाता है कि दोमट मिट्टी कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होती है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो दोमट मिट्टी है इसमें क्या होगा, कुछ पानी छिड़ जाता है और कुछ पानी ऊपर रह जाता है, तो इसलिए क्या होती है, ये कुछ पानी मतलब मिट्टी में ही रह जाएगा और कुछ पानी जमीन के अंदर चला जाएगा। तो इसलिए ये खेती के लिए क्या होती है, सबसे बेस्ट होती है। क्योंकि खुद देखो अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी है तो क्या होगा, वो सारा का सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये चिकनी मिट्टी है, अब सारा का सारा पानी क्या होगा, इसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर पानी में खेती करोगे कैसे, ठीक है। और अगर मिट्टी बहुत रेतीली है तो उसमें क्या होगा, सारा का सारा पानी छिड़ जाएगा, तो फिर उसमें भी खेती कैसे करोगे। यही वजह है कि जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में खेती नहीं हो पाती, ठीक है, रेगिस्तान में खेती नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि सारा पानी छिड़ जाएगा। आप पानी अगर तुम डालोगे भी उस मिट्टी में, उस रेत में, तो क्या होगा, पानी तो नीचे छिड़ जाएगा, तो फिर खेती होगी कैसे, ठीक है। तो दोमट मिट्टी क्या होती है, खेती के लिए सबसे बेस्ट होती है। एक बार इसको थोड़ा सा डिलीट कर लिया जाए। तो देखिए अगला इसमें पैडोजेनेसिस क्या होता है। देखिए पैडोजेनेसिस क्या होता है, मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है, पैडोजेनेसिस। मैंने बोला था ना अभी मृदा का निर्माण कैसे होता है, कि नदियां हैं, नदियां बहुत तेजी से बहती है, तो ये नदियां क्या होगी, चट्टानों से टकराएंगी। इन चट्टानों के छोटे छोटे भागों को नदियां क्या करेगी, तोड़ के अपने साथ लाएंगी। फिर जहाँ पानी का बहाव कम होगा वहाँ पे कोई पत्थर के टुकड़े क्या होंगे, रुक जाएंगे। फिर पानी क्या होगा, इन पत्थर के टुकड़ों के किनारे किनारे से होता हुआ क्या करने लगेगा, बहने लगेगा इस तरीके से। और ये इन पत्थरों को हमेशा क्या करेगा, काटता जाएगा। इन पत्थरों को जब ये पानी हमेशा काटता जाएगा, कभी बारीक कणों में काटेगा, कभी थोड़े मोटे कणों में काटेगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, ये अलग अलग कणों में परिवर्तित होंगे, और मौसम के प्रभाव के कारण, टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण, और ठीक है जो भी मौसमी क्रियाएं होती हैं उन सब के कारण क्या होगा, मृदा का निर्माण होगा। तो मृदा के निर्माण की ये जो प्रक्रिया होती है इसी को क्या बोला जाता है, पैडोजेनेसिस बोला जाता है। अब देखिए, अब मृदा निर्माण में जलवायु सबसे इंपॉर्टेंट कारक है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। और मृदा उन जलवायु क्षेत्रों की विशेषताओं को भी दर्शाती है जिनसे वो क्या होती है, निर्मित होती है। तो जलवायु एक क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मिट्टी के निर्माण के लिए। अच्छा एक और टर्म इसमें आता है अंतः स्पंदन। अंतः स्पंदन क्या होता है, देखो भूमि में नीचे की ओर जल का जो रिसाव होता है उसको क्या बोला जाता है, अंतः स्पंदन। देखो मैं ये टर्म सभी आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले जो लेक्चर होंगे उसमें मैं सीधे ये बोलूंगा कि यहाँ पे को अंतः स्पंदन हो रहा है, तो समझ जाना कि अंतः स्पंदन का मतलब क्या होता है, कि जल क्या है, जमीन के अंदर चले गया है, मतलब जल का
जो रिसाव है वो जमीन के अंदर की तरफ हो गया है। ठीक है, अब देखिए जैसे जो आर्द्र जलवायु प्रदेश होते हैं, ये जो आर्द्र जलवायु प्रदेश है, होता क्या है कि जहां वर्षा की मात्रा वाष्पीकरण की दर से अधिक होती है, वहां क्या होता है, मृदा के जो क्षारीय तत्व होते हैं वो जल के साथ नीचे चले जाते हैं। देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए, यहाँ पे को क्या है कि जैसे मान लीजिए वर्षा हुई, ठीक है, वर्षा हुई इस तरीके से। अब वर्षा होने से क्या हुआ कि बहुत सारा जल क्या होगा, जमीन में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जमीन में मान लीजिए क्या हो गया, जल इकट्ठा हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा, वर्षा होने के बाद धूप आएगी, धूप से क्या होगा, इसका ये जो जल है इसका वाष्पीकरण होगा ऊपर की तरफ, ये भाप बन के ऊपर की तरफ उठने लगेगा। होगा नहीं होगा, वर्षा भी होगी, वर्षा के बाद धूप आएगी, तो ये जो पानी जमीन में है ये भाप बन के क्या होगा, ऊपर की तरफ उठने लगेगा। ठीक, तब होता क्या है, देखिए जो आर्द्र जलवायु प्रदेश होते हैं, आर्द्र जलवायु प्रदेशों में क्या होता है कि वर्षा की जो मात्रा होती है, ठीक है, वो वाष्पीकरण की दर से क्या होती है, ठीक है, वाष्पीकरण की दर से ज्यादा होती है। बोलने का मतलब यहाँ पे को जो वर्षा हो रही है, ये वर्षा क्या होगी, ज्यादा होगी, और वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। तो बोलने का मतलब ज्यादा पानी नीचे आया, कम पानी ऊपर गया, तो इसका मतलब कुछ पानी नीचे रह जाएगा। मान लीजिए जैसे 100 लीटर क्या हो गई पानी आता है बारिश से, ठीक है, और जो भाप बन के ऊपर जाता है वो 80 लीटर जाता है, तो बचा 20 लीटर, वो कहाँ रहेगा, वो जमीन में ही तो रहेगा। ठीक है, अब ये जो 20 लीटर पानी जमीन में रहेगा, ये क्या होगा, जब जमीन के अंदर चला जाएगा, ये क्या होगा, जब जमीन के अंदर चला जाएगा, तो जमीन के अंदर जाने से क्या होगा, जो मिट्टी के क्षारीय तत्व होते हैं वो भी क्या होंगे, नीचे चले जाएंगे। और मिट्टी के क्षारीय तत्व अगर नीचे चले जाएंगे तो जो मिट्टी है, अब उसकी क्षारीयता क्या होगी, यहाँ पे कोई जो मिट्टी होगी, मिट्टी की जो परत है, इसकी क्षारीयता क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो क्षारीय तत्व थे वो तो जमीन के अंदर चले गए, तो इस मिट्टी की क्षारीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो होता क्या है कि जो, इसको याद रखना, आर्द्र जलवायु प्रदेश होते हैं, इन प्रदेशों में जो मिट्टी पाई जाती है ना, ठीक है, उनकी क्षारीयता क्या होती है, कम होती है। और यूपीएससी में ऐसे ही फैक्ट उठाए जाते हैं। वो क्या बोलेंगे, जैसे पहला स्टेटमेंट दे दिया कि आर्द्र जलवायु प्रदेशों में, ठीक है, आर्द्र जलवायु प्रदेशों में, जलवायु प्रदेशों में मिट्टी की क्षारीयता क्या होती है, मिट्टी की क्षारीयता अधिक होती है, ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। और आप लोगों से बोला जाएगा कि सही है या गलत है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे को याद रखना, जो आर्द्र जलवायु प्रदेश होते हैं वहां मिट्टी की क्षारीयता क्या होती है, कम होती है, क्योंकि जो क्षारीय तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, जमीन के साथ अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो जो अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु क्षेत्र होते हैं उनमें क्या होता है कि निचली परतों में क्षारीय तत्व कोशिका क्रिया द्वारा ऊपर आ जाते हैं। बोलने का मतलब जो अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में क्या होता है कि कोशिका क्रिया द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, अब कोशिका क्रिया क्या होती है ये समझाऊंगा मैं आप लोगों को अगले वीडियो में। ठीक है, कोशिका क्रिया, कोशिका क्रिया द्वारा क्या होता है कि जमीन के अंदर जो देखो क्षारीय तत्व जल के साथ नीचे चले गए, तो अब इन क्षेत्रों में क्या होता है कि कोशिका क्रिया द्वारा जब जल ऊपर की तरफ को बढ़ेगा तो क्या होता है, जो मिट्टी के क्षारीय तत्व हैं वो भी ऊपर की तरफ आ जाते हैं और इस मिट्टी में क्षारीय तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु क्षेत्र है उनमें क्या होता है, मिट्टी की क्षारीयता ज्यादा होती है। और ये जो क्षेत्र होते हैं कौन से,
आर्द्र जलवायु जो प्रदेश होते हैं वहाँ मिट्टी की क्षारीयता क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने मिट्टी की क्षारीयता के बारे में और मिट्टी के प्रकार के बारे में ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।